A very good morning, students. Today we will discuss about next topic that is called the forward PN junction diagram. ठीक है, यानी कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फॉरवर्ड बाइसिंग से पहले हम कुछ एक बातें रिकॉल कर लेते हैं. जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि PN जो डायोड बनता है वो कैसे बन रहा है. ठीक है, पी टाइप की इम्प्योरिटीज मतलब जहाँ पे हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होगी उसको हमने फ्यूज अप किया था किसके साथ, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के साथ. तो उसके थ्रू हमारे पास जब ये फॉर्मेशन हुई थी तो यहाँ पे सेंटर में क्या हुआ था, एक डिप्लेशन लेयर प्रोड्यूस हो गई थी एंड दैट डिप्लेशन लेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इमोबाइल आयंस. किसकी वजह से बनी थी ये, इमोबाइल आयंस की वजह से बनी थी. और इन्होंने क्या किया था, फर्दर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन को रोक दिया था. ठीक है, दैट मींस अल्टीमेटली द करंट विल फ्लो इन दिस कंडक्टर. इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में करंट जो हो बिल्कुल ही फ्लो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सके. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आज वॉइसिंग के बारे में पढ़ेंगे. वॉइसिंग एक्चुअली में होती क्या है, जब हमने इस सेमीकंडक्टर डायोड को क्या किया, किसी बैटरी टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया. क्या किया हम लोगों ने, इस पीएन डायोड को यानी कि पी टाइप और एन टाइप इंप्योरिटीज को हमने किसके साथ कनेक्ट किया, एक्सटर्नल बैटरी के साथ. जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया यानी कि किसी एक पर्टिकुलर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को प्रोवाइड कराएंगे नेगेटिव टर्मिनल. दैट इज थिंग्स इज पर्टिकुलर कॉल्ड द वॉइसिंग. इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइसिंग बोला जाता है. तो आज हम इसी के बारे में ही स्टडी करेंगे. वॉइसिंग का मतलब कौन सी वॉइसिंग करेंगे, हमारा फॉरवर्ड वॉइसिंग ऑफ द पीएन डायोड. यानी कि फॉरवर्ड वॉइसिंग होती क्या है, यहां पे देखो पहले. फॉरवर्ड वॉइसिंग नथिंग बट व्हेन द पी टाइप ऑफ द इम्प्योरिटी, देखो पी टाइप ऑफ द इम्प्योरिटीज को हमने किसके साथ कनेक्ट किया, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. समझ बात, ये किसके साथ कनेक्ट किया हम लोगों ने इसको, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एंड एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एंड दैट काइंड ऑफ द फॉरवर्ड बाइसिंग इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइसिंग. इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं. यानी कि ये करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को अलो करेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी वर्किंग कैसे होती है. ठीक है, वर्किंग देखिए, देखो हमने क्या किया, इसकी पी टाइप को किसके साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव के साथ. एन टाइप को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. क्लियर बात है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, एक डिप्लेशन लेयर थी. इस डिप्लेशन लेयर कंसीडर कर लेते हैं सिलिकॉन के लिए कर रहे हैं. तो सिलिकॉन के लिए इसका जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, 0.7 वोल्ट का रहेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरे पास यहाँ एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज किसके बराबर था, 0 के बराबर था. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे होल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके जा सके. जैसा कि आपने लास्ट टाइम वीडियोस में स्टडी किया था कि क्या होता है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे तो पहुंच जाता है, लेकिन पोटेंशियल बैरियर पॉजिटिव होने की वजह से इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो ये उसको रिपेल कर देगा वापस. ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं. ठीक है, तो इन होल्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास अब इतनी सफिशिएंट एनर्जी बची ही नहीं है कि वो यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे जाए और यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे आ सके. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वैल्यू इंक्रीज कर दी 0.1 वोल्ट. क्लियर बात है. जैसे जैसे मैं यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं एनर्जी सप्लाई करवा रहा हूँ किसको, इन होल्स को या फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं एनर्जी सप्लाई करवा रहा हूँ. ठीक है, अब इनके पास एनर्जी की वैल्यू तो होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है. एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या है, पहले मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ मूव किया लेकिन यहाँ तक पहुंचा, लेकिन पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है जो दूसरी तरफ एक लेयर बना के खड़े हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो उसको रिपेल करके वापस भेज दे रहे हैं, यानी कि इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं रही है. क्लियर है. उसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स के केस में भी क्या हो रहा है, इन होल्स के पास भी इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे धीरे धीरे इसकी वॉइसिंग को बढ़ाते जा रहे हैं. वॉइसिंग बढ़ाने का मतलब क्या है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो इसकी डिप्लेशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस तरफ आ रही है. ठीक है,
तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, बैटरी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 0.1 0.2 0.3 इस तरह से इंक्रीज करते जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। कैसे, देखो अगर हम दो पर्सन लेते हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितनी न्यूटन, एक 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक इसकी मान लेते हैं ये 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि इस तरफ जो आ रहा है स्पीड ज्यादा है और हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कम है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ये इसको इस तरफ धकेल देगा, ठीक है, यानी कि जो होल्स इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो वापस उसको फिर से धकेल दे रही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाते चलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ती जाएगी और इसकी इन्फ्लुएंस को कम करती जाएगी। समझा रही बात, धीरे धीरे इसकी वैल्यू को बढ़ाया 90.4, तो अब और जिसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 10 आफ्टर 100। जब 100 हो जाएगी, इस पर्सन का जो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो इक्वलाइज कर देगा। यहाँ पे भी सेम वही काम होगा, जैसे हमारे पास पोटेंशियल जो 0.7 वोल्टेज पहुंचेगी, 0.7 वोल्टेज पहुंची तो इसने क्या किया, इसको एकदम से खत्म कर दिया, मतलब इसकी डिप्लेशन लेयर को एकदम से यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इनके पास एनर्जी जो ज्यादा होती जाएगी और डिप्लेशन लेयर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो डिप्लेशन रीजन जो है वो अब शिफ्ट होकर के कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये डिप्लेशन रीजन का अब एरिया जो है वो कम हो जाएगा, इतना इतना एरिया इसके पास रह जाएगा, बाकी का पोटेंशियल खत्म हो गया। क्लियर होगी बात। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम जैसे ही इसकी वोल्टेज को बढ़ाते चलेंगे तो डिप्लेशन रीजन की वैल्यू और ज्यादा कम होती चली जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा which is called the 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पे सिर्फ जंक्शन रह जाएगा, क्यों, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर की वैल्यू को कम करने का, हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर दिया है जो इन इमोबाइल आयंस की वजह से बन रही थी, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एक दूसरे की तरफ जाने से रोक रही थी, ठीक है। तो जैसे ही ये खत्म होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे और होल्स इस तरफ से इस तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास वोल्टेज जो है इंक्रीज कर देते हैं हम, कितनी, बैटरी वोल्टेज को ग्रेटर देन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, फिर अब इन होल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि इस बैरियर को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएंगे, एंड रीजन में पहुंच जाएंगे। उसी तरह से देखो यहाँ पे ये इस तरह पहुंचना स्टार्ट कर देंगे, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी गेन करके यहाँ पे पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर बात है, क्या हो रहा है, अब इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आएगी। एनर्जी कहाँ से आई, मैंने इसको प्रोवाइड करवाया, कहाँ से, बैटरी से प्रोवाइड करवाया इनको, ठीक है। जैसे बैटरी से एनर्जी सप्लाई करवाई तो इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ गई कि अब ये इन बैरियर्स को क्रॉस करके जा सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले इनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं थी, एनर्जी नहीं थी तो वो वापस आ जा रहे थे, इस जंक्शन बैरियर तक पहुंच रहे थे और वापस आ जा रहे थे बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फोर्स। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी एनर्जी को इंक्रीज किया, अब इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, यानी कि इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ चलेंगे, ठीक है। इतनी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो जंक्शन बैरियर को या तो फिर इनकी रिपल्शन को भी ओवरकम करके यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हैं और होल्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दे विल कॉन्स्टिट्यूट द करंट इन द सेमीकंडक्टर या फिर इन पीएन डायोड में क्या करेंगे, ये करंट को कॉन्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, कैसे हो गई इसमें पॉसिबल, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और होल्स जो है वो यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच गए तो दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। उसी तरह से होल्स जो है वो इस तरफ चलेंगे, दैट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। हम जैसे ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये नहीं कि सिंपल एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करता है। यहाँ पे एज यूजुअल हम जानते हैं कि यहाँ पे जो करंट होता है वो दो तरह के कैरियर्स की वजह से बनता है। किसकी वजह से, एक होता है होल्स की वजह से और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन का डायोड जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्या हो रहा है, डिप्लेशन लेयर यहाँ पे कम हो रही है और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने यहाँ पे बोला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे तो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हुए यहाँ पे चले जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल, क्या क्या
यहाँ पे जो वैकेंसीज पड़ी है उनके साथ कंबाइन नहीं होंगे, नहीं कंबाइन करेंगे ये तो हमारे जस्ट एक जनरलाइजेशन है कि हम इस तरीके से इनको दिखाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया इस तरफ आया तो इसने क्या किया, इस वैकेंसी को भर दिया। क्या किया, इस वैकेंसी को भर दिया। जब ये वैकेंसी भर दी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म हो गए, मतलब एटम्स को इसने तो न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर भी बात नहीं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जब हम बैटरीज को वेरी करते हैं, मतलब उसकी वोल्टेज को वेरी करते हैं, तो ये सारे के सारे वैकेंसीज बनी किसकी होती हैं, अरे ये सिलिकॉन से तो बनी होती है, सिलिकॉन या फिर जो हमने इसमें एक इम्प्योरिटीज ऐड की होती है, ठीक है, उससे बनी होती है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, इन के ऊपर एक बड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को काम करना शुरू कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक अप हो जाते हैं। जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक अप हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक होल प्रोड्यूस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ से होल्स जो है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के बाद इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अप्रोच करेंगे। द सेम फिनोमेना विल बी हियर, यहाँ पे भी क्या होंगे, इन बॉन्ड्स के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड जो वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो लगातार चली रहती है इनसाइड दिस पीएन डायोड, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो यहाँ पे क्या होता, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया होल्स के साथ इसने कंबाइन किया तो इसने तो न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। लेकिन यहाँ पे तो करंट जो है लगातार चला रहता है इस डायोड में, तो किसकी वजह से चलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, इस पोटेंशियल अप्लाइड की वजह से। क्या होता है, बड़ी ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर देगा वहां से, जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर रहा है तो एक साथ साथ पॉजिटिव चार्ज को भी बनाएगा, ठीक है, होल्स को भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से होल्स जो फिर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर हुई बात ये, तो दिस वन इज ऑल द वर्किंग फिनोमेना ऑफ द पी एन डायोड। किसका वर्किंग फिनोमेना है ये, पी एन डायोड का वर्किंग फिनोमेना है। क्लियर हुई बात ये। इसी तरह से अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, सर्किटल डायग्राम, तो पी एन डायोड, ये जो हमारे पास इस तरह से दो रेक्टेंगुलर रीजन बनाए हुए हैं ना, इनको हम किस तरीके से शो करते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, पी एन डायोड की। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन, ये इस तरह से एक ट्रायंगुलर एरो बनाया, ट्रायंगल की तरह एरो बनाया, ठीक है। ये इसका बैक पोर्शन रिप्रेजेंट करता है पी टाइप्स को। ये पी टाइप्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस ट्रायंगल से, ठीक है। और एक वर्टिकल लाइन जब हमने लगा दी, जब एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे साथ में, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एन टाइप को, ठीक है। यानी कि इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम में इस तरीके से शो कर रहे हैं। क्लियर हुई बात ये जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म इसको करेंगे तो सेम यही सेटअप हमें वहां पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पी एन आ गया, तो पी एन को हमने क्या किया, फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज देखो कैसे किया हमने, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड वाइज किया था बाय इम्प्लाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पी टाइप को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। देखो ये किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो एन को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है बात ये, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पे हमने एमीटर लगाया है, इस एमीटर की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि इस डायोड के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। क्लियर हुआ। और ये जो पोटेंशियल अप्लाई की हुआ है हमने, ये हमें बताता है कि हम कितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इस डायोड के बीच में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग से ये डायोड जो हमारा काम करता है। अब इस डायोड को भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज से आगे हम इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी कि डायोड की जो वोल्टेज होती है उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज के आगे हम इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये डायोड भाई डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी दे देगा कि यहाँ पे ये पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ही डैमेज कर देगा। इसलिए हम जो है पीएन डायोड को एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज से आगे उसको वोल्टेज सप्लाई नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर वर्किंग पोटेंशियल, इसका एक पर्टिकुलर वर्किंग पोटेंशियल होता है जहां पर ये काम करता है। इससे आगे हम इसको पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पूरे के पूरे पीएन डायोड को ही जला देगा। क्लियर हुई बात ये। अब इसके हम देख लेते हैं ग्राफ, किसके रिलेटेड,
पोटेंशियल जो हम अप्लाइड वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हैं वर्सेस फॉरवर्ड करंट, कैसे इसके अंदर ये रिस्पॉन्ड करता है करंट, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जब हमने वोल्टेज जो थी लेस देन 0.7 वोल्टेज रखी थी, यानी कि 0.1 रख रहे थे, 0.2 रख रहे थे, 0.3, 4, 5, तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन करंट जो है थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा करंट फ्लो करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर, यानी कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे, इनकी वजह से क्या हो रहा था, करंट जो है फ्लो कर रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर एन टाइप में देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मेजॉरिटी होती है, लेकिन माइनॉरिटी में होल्स भी होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और ये होल्स यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है बात ये। तो इनकी वजह से एक बड़ा माइनर सा करंट जो वो फ्लो करता है, विच इज नॉट अ मेजरेबल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैंने वोल्टेज रखी 0.1, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। करंट कंस्टिट्यूट होगा लेकिन उसका कोई मेजरेबल अमाउंट नहीं होगा, ठीक है। 0.2 रखा, करंट में कोई चेंज नहीं आया, 0.3 रखा, कोई चेंज नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। 0.4 पर भी कोई चेंज नहीं, 0.5 के ऊपर भी कोई चेंज नहीं, 0.6 के ऊपर भी कोई चेंज नहीं। जैसे ही 0.7 पहुंचता है तब इसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब 0.7 से ऊपर हटी है, 0.7 पर भी इसकी वैल्यू होगी, लेकिन ये डिफ्यूज हो रही होगी, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वलाइज हो गई है। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी, 0.7, और इसकी वैल्यू भी कितनी हमने रखी, 0.7, इक्वलाइज होगी ना, इक्विलिब्रियम स्टेट सेटअप होगी, तो इसके पास एनर्जी थोड़ी ना बढ़ रही है, ये तो सिर्फ इस पोटेंशियल बैरियर को खत्म किया, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा। जैसे हम ग्रेटर देन 0.7 वोल्टेज रखते हैं, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यहाँ पे अब करंट जो हम मान लेते हैं 1 एम्पीयर करना स्टार्ट कर दिया है। उसी तरह से 0.8 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है और ज्यादा बढ़ने से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 0.1 एम का करंट मान लेते हैं, फिर 0.2, धीरे धीरे ये करंट बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली एकदम से फिर वो राइज अप कर जाएगा। क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ऐसा आएगा जहां पे वो पोटेंशियल क्या कर जाएगी, करंट क्या कर जाएगा, राइज अप कर जाएगा। देखो जैसे मैं मान लेता हूं कि 0.9 वोल्टेज तक पहुंचा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0.10 मोड का करंट जो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो इसकी ग्राफिकली के अकॉर्डिंगली जो हमने टेबल है इसके अकॉर्डिंगली हमारा ग्राफ कैसे बनता है, तो देखो यह 0.5 यानी कि 0.6 ऑपरेट कहां पे हो रहा था, 0.7 के ऊपर ऑपरेट होना शुरू हो जा रहा था, ठीक है। तो समवेयर हियर 0.7 वोल्टेज आएगी, तो यहां पे कोई भी मेजरेबल करंट नहीं पहुंचेगा, ठीक है। करंट होगा बट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर जो कि मेजरेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.6 वोल्टेज 0.7 वोल्टेज के ऊपर क्या हुआ, एकदम से करंट की वैल्यू जो है के बाद 0.7 के बाद ये करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा ये करंट। अभी जैसे ही करंट इंक्रीज कर रहा है तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, जिसको हमने वोल्टेज क्या नाम दिया, 0.7 वोल्टेज। तो 0.7 वोल्टेज के ऊपर ये कर रहा है, इंक्रीज करना है, इसको बोला जाता है कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, कट ऑफ कर दिया इसने, किसको कट ऑफ कर दिया, इस डिफ्लेक्शन लेयर को कट ऑफ कर दिया, किस वोल्टेज के ऊपर, 0.7 वोल्टेज के ऊपर। इसके बाद इसने की करंट को कॉन्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया, ये भी बात है, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज और नी वोल्टेज भी बोला जाता है इसको, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्यों बोला जाएगा, यानी घुटने की तरह, अगर हम थोड़ा सा झुक के बैठते हैं तो हम एक घुटने की तरह एक एंकर बनता है, ठीक है। तो इसको हम वोल्टेज को नाम देते हैं नी वोल्टेज भी बोला जाता है इसको, नी वोल्टेज, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज और नी वोल्टेज भी इसको बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस शेप की वजह से, क्योंकि एकदम से इसने क्या हुआ है कि शार्प एज की तरह इसने करंट को कॉन्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जब हमारे पास वोल्टेज लेस देन 0.7 थी तो करंट में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी, जैसे 0.7 से थोड़ा सा राइज अप करेंगे तो करंट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो यहाँ से क्लोज करके इस तरफ आ सकते हैं और होल्स क्लोज करके दूसरी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफिकल जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, और ये बन गया इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली वी हैव सीन दैट, हमने देखा क्या देखा
कि जब मैंने इसको फॉरवर्ड वाइज किया, फॉरवर्ड वाइज का मतलब पी टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, एन टाइप को किसके साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल होता बैटरी। जब हमने इसको फॉरवर्ड वाइज किया तो क्या हुआ, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द करंट। क्या हुआ, इसने करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दैट मींस रिजल्ट में हम क्या बता सकते हैं, इट स्टार्ट कंडक्टिंग करंट, ठीक है। ताकि इसने करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस विल ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बायस पीएन डायोड। इस तरीके से हमारी फॉरवर्ड बायस पीएन डायोड की वर्किंग होती है। और इसके ग्राफ, ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम और ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। और ग्राफ में ये जरूर याद रखना है, नी वोल्टेज क्या होती है एज वेल एज कट ऑफ वोल्टेज को हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो आपने यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाता गया कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनर से करंट होगा मेजरेबल नहीं होगा, लेकिन जैसे 0.7 से आगे मैंने इनको इंक्रीज किया एकदम से शार्प राइज आ गया इसकी करंट में, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग। इसके अंदर जो पर्टिकुलर फिनोमेना चलता है वो यही होता है, दैट इज ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स इनसाइड दिस पी एंड एन टाइप्स ऑफ द कंडक्टर। उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे टूट रहे हैं तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करते हैं और वही एक करंट को फ्लो करवाते हैं, मतलब करंट को मेंटेन रखते हैं वो। क्लियर हुई बात है सभी को ये? थैंक यू ऑल।